Friends, this one-page note about which Mr. O'Brien has talked, that is something that... So 1 second, sir. 1 second. He hasn't started the Facebook Live. Give him 10 seconds. Good afternoon and a very warm Good afternoon, and on behalf of the All India Trinamool Congress, a very warm welcome to this press conference. The lead person in this press conference is our very senior leader and Vice President of All India Trinamool Congress, Yashwant Ji. Yashwant Ji will be speaking in English and Hindi, and it's in two parts. First is the state of the economy, and second is the center fiscal relationship between center and state. And after that, Yashwant Ji will take questions. The press conference, the first part will be in English and in Hindi. Yashwant Ji, nice to have you here again. Thank you, Derek. Friends, as Mr. O'Brien has explained, I will be explaining this one-page note which we are going to share with you, so that there are some figures, etc. here. They are not misunderstood, and you have the exact figures. Now, state of the economy, as you are aware, is a very big subject. और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसमें एक इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक सर्वेक्षण हर साल बजट के पहले पार्लियामेंट में प्रस्तुत करती है, विच इज़ अ वेरी बिग डॉक्यूमेंट। तो मैंने इस नोट में ये कहा है कि मैं 3-4 मुद्दों को ही कवर करूंगा। एक है ग्रोथ रेट ओवर द लास्ट 7 ईयर्स, क्या रहा विकास दर भारत की अर्थव्यवस्था का। दूसरा, इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति का दर। तीसरा, अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति क्या थी। और चौथा, गवर्नमेंट फाइनेंसेस के बारे में, खास करके पेट्रोलियम प्राइसेस के बारे में मुझे आपसे 2 शब्द निवेदन करना है। तो मैं आपको शुरुआत करना चाहता हूं 2013, और मैंने इसमें जो ये डॉलर टर्म्स में फिगर्स हैं और वर्ल्ड बैंक के फिगर्स हैं, एनुअल जो कैलेंडर ईयर है जनवरी टू दिसंबर, उसके बेसिस पर है, फाइनेंशियल ईयर के बेसिस पर नहीं। तो इसमें आप देखेंगे कि 2013, बिफोर दिस गवर्नमेंट, द फर्स्ट मोदी गवर्नमेंट टुक ऑफिस, the annual growth rate of US economy was 6.39%. 6.39% was also significant because it was on a rising trend. In 2008, as many of you might recall, there was this global financial crisis, and global growth rate and countries' growth rates had plummeted. तो इंडिया का ग्रोथ रेट उस साल 2008 में इट केम डाउन टू 3.09%, और 3.09% से फिर आगे बढ़ता गया। वो फिगर हमने दिया है, और ये लगातार बढ़ता रहा until 2016. This year is very significant. 2016, when India's growth rate, annual growth rate, touched a figure of 8.26%, which is the highest in recent years. और 2016 8.26, ये फिगर्स इसमें आपको नोट में मिल जाएगा। So 8.26, since then it has been downhill. After 2016, every year we have been losing growth momentum. और कोविड ईयर जो था 2020, उसमें आप जानते हैं कि इट केम डाउन टू 7.96, 8%. सम पीपल से इट इज इवन मोर देन 8%. दीज आर प्रोविजनल फिगर्स. वील अवेट द फाइनल फिगर्स, बट द फिगर विच आई एम कोटिंग हियर इज 7.96%, minus 7.96%. So the basic point to note is that while the government prefers to hide behind the pandemic, कि भाई क्या करें, कोविड हो गया, लॉकडाउन करना पड़ा, point is that after 2016
इंडियन इकोनॉमी वाज ऑन ए डाउनहिल ट्रेजेक्टरी और हर साल उसका ग्रोथ रेट कम हो रहा था और 8.26% से गिरते गिरते हम लोग 4% पर आ गए। हाँ, दैट इज 2020. 2021 is the current year. 2020 it was minus 7.96%, but in 2019, which is pre-COVID, it had already come down to 4.4%. Now ये क्यों हुआ? ये क्यों हुआ कि इंडियन इकोनॉमी सडनली ग्रो करते करते फिर नीचे जाने लगी? मेरे मुताबिक इसका एक ही कारण है, एंड दैट वाज द डिजास्ट्रस डिसीजन टू डिमोनेटाइज। और मैंने इस नोट में कहा है कि 5 साल बाद हम सब काफी साफ देख सकते हैं कि डिमोनेटाइजेशन जैसे डिजास्ट्रस डिसीजन का क्या असर पड़ा भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर, और कोई कारण नहीं था। और दूसरी बात जो है इम्पोर्टेंट कि 5 साल गुजरने के बाद अगर हम एक एनालिसिस करें ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द वैल्यू डिमोनेटाइजेशन, तो मैं कहूंगा कि एक भी ऑब्जेक्टिव हमने हासिल नहीं किया। नॉट ए सिंगल ऑब्जेक्टिव वाज अचीव्ड। जहां तक ब्लैक मनी का सवाल है वैसे ही है, जहां तक कैश ट्रांजैक्शन का सवाल है वैसे ही है। बाहर से जो पैसा जमा था उसमें 1 रुपया भारत में नहीं लौटा है। जो बड़ी बड़ी बातें हमारे प्रधानमंत्री जी ने उस समय कही थी, उसमें एक भी ऑब्जेक्टिव हमने अचीव नहीं किया है। तो ये रहा ग्रोथ रेट का। दूसरा, 2013 में इन्फ्लेशन का रेट जो था, और मैं इन्फ्लेशन का जब जिक्र करता हूं तो मैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जिक्र कर रहा हूं। सीपीआई इज नॉट द पार्टी, इट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, तो उसके साथ कंफ्यूज मत कीजिएगा। इट वॉज वेरी हाई, 11.06%. That was the consumer price index growth rate in 2013. And that was, as you will recall, one of the main reasons why, apart from corruption, that the UPA government lost the 2014 election. लेकिन उसके बाद से मॉडरेट होता चला गया हर साल। वो फिगर्स मैंने आपको दिया है। Until 2019, and then went up almost 3 percentage points to 6.62% in 2020. Now, ये मैंने कहा है इसमें कि 2020 was a COVID year. कोविड ईयर में एज वी नो डिमांड डिप्रेस हो गया, तभी ग्रोथ रेट भी कम हो गया, क्योंकि लोग बाजार बंद थे तो खरीदारी भी नहीं कर सकते थे। तो जब डिमांड स्लम था तब इन्फ्लेशन क्यों बढ़ा? क्लासिकल इकोनॉमिक टर्म्स में स्लो ग्रोथ, डिक्लाइनिंग ग्रोथ रेट एंड इन्फ्लेशन, हाई इन्फ्लेशन इज डिस्क्राइब्ड एज स्टैगफ्लेशन, कि stagnation in the economy and high inflation. So we perhaps entered the stagflation phase in 2020. ये जो जुलाई का लेटेस्ट फिगर आया है, मंथली फिगर, दैट इज 5.6%. उसी प्रकार अगर एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट के फिगर्स हम लोग लें तो 2013 में द अनएम्प्लॉयमेंट फिगर स्टूड एट 5.67% of the employable force. उसके बाद हर साल का फिगर मैंने दिया है। 2020 में इट जंप टू 7.11%. नाउ 20 ये आपको मिल जाएगा। 2020 में 7.11% unemployment figure, but understandable because that was a COVID year. You remember the fate of the migrant labor, मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बंद हो गई तो बहुत से लोग वापस आ गए, तो उसके चलते बढ़ा। लेकिन द पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट इन मोदी गवर्नमेंट
7 years, even if we exclude 2020, it was never below 5%. So अनएम्प्लॉयमेंट में या एम्प्लॉयमेंट के फ्रंट पर कोई मेजर अचीवमेंट मोदी गवर्नमेंट का नहीं है इन द 7 years. उसके बाद गवर्नमेंट फाइनेंसेस के बारे में मैंने कहा आपसे कि मैं पेट्रोलियम प्राइसेस टच करूंगा, क्योंकि गवर्नमेंट ये फाइनेंस मिनिस्टर ने अभी हाल में एक जगह बयान दिया उन्होंने कहा कि कोविड के चलते जो सरकार का खर्चा है उसमें हम 1 रुपया भी भारत की जनता से नहीं ले रहे हैं, ऐसा बयान उन्होंने दिया. लेकिन आपको पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर जो टैक्सेशन है उसको अगर आप देखें तो पता चल जाएगा कि ये कितनी गलत बात उन्होंने कही है. और मैं बता दूं कि पेट्रोलियम प्राइसेस इंडिया में जो बढ़ती रही हैं, दैट इज इन द फेस ऑफ सॉफ्टनिंग इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस. इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस ऊपर चली जाए तो भारत सरकार फिर बढ़ाती है, तो एक बात समझ में आती है. इसमें मैंने फिगर दिया है कि इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस हैड प्लमेटेड टू $19.90 per barrel US dollars in April 2020. क्या आपको हमको एज कंज्यूमर्स ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, आइदर डीजल और पेट्रोल और डोमेस्टिक कुकिंग गैस LPG, हम लोगों को कोई राहत मिली? नहीं, क्योंकि जहां कहीं उनको मौका मिला उन्होंने पेट्रोलियम के ऊपर एक्साइज ड्यूटी जो है वो बढ़ाते चले गए. और मैं आपको इसमें फिगर मेंशन कर रहा हूं कि इन फाइनेंशियल ईयर 2021 विच इज 2021, पेट्रोल के प्राइसेस वर हाइक 76 टाइम्स. 76 टाइम्स पेट्रोल प्राइसेस वर हाइक एंड 73 टाइम्स डीजल प्राइसेस. एक साल के भीतर 76 टाइम्स पेट्रोल प्राइसेस एंड 73 टाइम्स डीजल प्राइसेस. और इसमें और डिटेल में अगर हम लोग जाएंगे तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जहां पर कि भारत सरकार कलेक्ट करती थी पेट्रोलियम प्रोडक्ट टैक्सेस से अबाउट 75,000 करोड़ रुपीज एनुअली, वो 75,000 करोड़ रुपीज बढ़ के, वो फिगर इसमें नहीं है इसलिए उसको नोट कर लीजिए, about 75,000 crore rupees annually was what they collected from taxes on diesel, petrol and cooking gas. 75,000 crore rupees annually. वो बढ़ के 3,36,000 crore rupees, 3,36 lakh crore rupees हो गया. 3.36 lakh crore rupees. ये फिगर बढ़ा. कैसे? क्योंकि भारत सरकार ने टैक्सेस बढ़ा. तो पेट्रोलियम को, अच्छा, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में जो टैक्सेस लगते हैं उसमें खास बात ये होती है कि यू डोंट हैव टू शेयर इट विद द स्टेट्स. दिस इज 2020 का, एंड दिस इज ए नॉन शेयर, इट इज नॉट पार्ट ऑफ द डिविजिबल पूल जहां आपको शेयर करना पड़ता है राज्यों के साथ. दिस इज इंडिपेंडेंट एंड इट कम्स टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो हाँ, कुकिंग गैस भी सेंटर स्टेट सर. अच्छा, अब जैसे आपको डेरेक जी ने बताया सेंटर स्टेट, ये मैंने थोड़ा रिसर्च किया तब मुझे पता चला कि एज फार द स्टेट्स आर कंसर्न भारत सरकार उनको चीट कर रही है. देयर इज नो अदर वर्ड फॉर इट. द सेंट्रल गवर्नमेंट इज चीटिंग द स्टेट गवर्नमेंट. And it not merely as far as GST compensation is concerned, वो तो अलग इशू है ही है. और मैं बताता हूँ कैसे. आप जानते हैं कि सेसेस जो भारत सरकार सेस लगाती है और सरचार्जेस लगाती है ना, टैक्स के ऊपर सेस किसी वस्तु के ऊपर टैक्स के अलावा सेस लगता है, इनकम टैक्स में सरचार्ज लगा देते हैं. तो ये जो सेसेस एंड सरचार्जेस हैं, दीज आर नॉट पार्ट ऑफ द डिविजिबल पूल, तो इसलिए स्टेट के साथ शेयर नहीं करना पड़ता है. लेकिन एक फेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल नॉट टेक रिकॉर्स टू देम. वो टैक्स बढ़ा देंगे,
सेस नहीं बढ़ाएंगे या सरचार्ज नहीं बढ़ाएंगे। इस सरकार ने क्या किया है, मैं आपको फिगर दे रहा हूं कि सेसेस एंड सरचार्जेस टोटल अमाउंट, एनुअल अमाउंट, ये फिगर नोट कर लीजिए, was 92.537 crore, 92,537 crore, 1 लाख से कम, 1 लाख करोड़ से कम, 92,000। किस साल? 11-12। 1920 में जहां तक का फिगर हमको मिला, दिस हैज गॉन अप टू rupees 3,38,482 crore, 3,38,482 crore। सो इसका जो शेयर था, ये 1920 का है, ये होता था 10.47% 2011 में ऑफ द टोटल टैक्सेस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो टैक्स था उसका ये पोर्शन वाज ओनली 10.40%, सेसेस एंड सरचार्जेस। ये 1920 में बढ़कर 15.60% हो गया, 15.60। और 1920 ईयर में, फाइनेंशियल ईयर में, हाँ, इट वेंट अप टू 15.60%। फिर आप देखिए कि इसमें दूसरा जो उन्होंने क्या किया, तो ये शेयर नहीं करते हैं स्टेट्स के साथ, तो स्टेट्स को डिप्राइव कर रहे हैं ऑफ देयर राइटफुल शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस। दूसरा जो है वो ये है कि सेंट्रल स्कीम जो चलती थी पहले, वो बड़ी संख्या उनकी थी, धीरे धीरे करके उनको कम किया गया और उन स्कीम्स को स्टेट्स को ट्रांसफर कर दिया गया। कभी आप लोग चाहते हो चलाना तो चलाओ, नहीं चलाना चाहते हो तो बंद करो, और खर्चा भी स्टेट्स के ऊपर ट्रांसफर कर दिया गया। तो अंत में देयर वर 66 सेंट्रल स्कीम्स जो बचे आफ्टर रैशनलाइजेशन। भारत सरकार ने क्या किया कि इनको भी ट्रांसफर किया टू द स्टेट गवर्नमेंट, और उसके साथ साथ जो पैसा देना चाहिए था वो पैसा नहीं दिया। अब इसमें किस तरह के स्कीम्स हैं? नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, अम्ब्रेला डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स, मल्टी सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर माइनॉरिटीज एक्सेट्रा। देयर वॉज ए शेयरिंग पैटर्न कि किसी में 60-40 था, 60 भारत सरकार, 40 स्टेट, कहीं 50-50, इस तरह करके। तो वो इन्होंने स्टेट को ट्रांसफर कर दिया, एंड दे इन द नेम ऑफ रैशनलाइजेशन उनको करीब करीब बंद कर दिया। और जो पैसा अब ये ट्रांसफर करते हैं स्टेट्स को, दैट इज 3,185 crore बस, विच इज द प्रॉमिस्ड, उन्होंने प्रॉमिस किया था 10% ऑफ द दिस थिंग, विच इज नाउ विद दिस अमाउंट ओनली 1.42% अगेंस्ट द एक्सपेक्टेड 10%। तो इस तरह उन्होंने स्टेट को चीट किया। अब उसके बाद जो इनको वेस्ट बंगाल को देना था, ये फिगर भी मेरे पास है। इसी Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. This is your लास्ट पेज। This is the West Bengal page. Yes, sir. This is the West Bengal page. Devolution.
हाँ, तो ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है, इम्पोर्टेंट पॉइंट इज कि आपको याद होगा कि फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के मुताबिक द स्टेट्स शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस was raised from 32% to 42%, a whopping jump of 10%. But ये जो कारगुजारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने की, उसके चलते क्या हुआ कि the actual transfer is only 1.42% and not 10%. जो मैंने बताया ना आपको कि स्कीम ट्रांसफर कर दिया, पैसे नहीं दिए उसके, 1.42% instead of 10%. तो क्वेश्चन सर, जो जिन स्कीम्स का, जो वेलफेयर स्कीम्स हैं जिसका क्रेडिट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेती है, फॉर इंस्टेंस राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड सिक्योरिटी, राइट टू इंफॉर्मेशन, मनरेगा, इसमें इसका जो भी रिक्वायरमेंट है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदरवाइज, वो उन्होंने स्टेट्स को दे दिया है और अपना पल्ला झाड़ दिया है। लेकिन क्रेडिट भारत सरकार लेती है, तो क्रेडिट ये लेंगे कि हमने ये किया, और उसका बिल पेमेंट कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगा। ये कंप्लीट डिसरिगार्ड ऑफ द रिकमेंडेशंस ऑफ द फाइनेंस कमीशन। हाँ, अब उसके बाद जीएसटी कॉम्पेंसेशन, so we'll take questions now. हाँ, एक मिनट बस। ये है जीएसटी कॉम्पेंसेशन भी पूरा नहीं दे रहे हैं, उसके भी फिगर्स हैं, लेकिन हम फिगर्स में नहीं जा रहे हैं, और उसमें भी ये स्टेट्स के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। ओके, थैंक यू। कोई क्वेश्चंस है पूछ लीजिए। अंग्रेजी में क्वेश्चन होने से अंग्रेजी रिप्लाई देंगे, हिंदी में क्वेश्चन होने से हिंदी रिप्लाई देंगे। बताइए। पूर्णिमा जोशी, हिंदू बिजनेस लाइन। Yes. So they have passed these historical sort of boundary legislation reversing nationalization of insurance in the country, the tribunals bill, which takes away the parliamentary powers to create tribunals. These kind of legislations have passed without a single minute of debate in parliament. Do you believe that the strategy to disrupt or walk out has not worked, or should you participate more and get the debate started? Because how can this erosion of parliamentary scrutiny happen, and should you change strategy? I'm not blaming you, but should there be a change in the strategy? Good. Who is the government accountable to first? The government is accountable to Parliament. There's no second guessing this. The government is accountable to Parliament. Parliament is accountable to the people. This is the foundation of the parliamentary democracy. Now listen to what the BJP strategy is. Modi and Shah do not want to be held accountable to anyone. So by them not being held accountable, they don't want to be accountable to Parliament and to the people. So their strategy is to disrupt Parliament. It benefits them to disrupt Parliament because then they are not held accountable to the Parliament and the people. Trinamool Congress, day before yesterday, asked 8 questions to the 8 ministers who did this press conference. It's been 48 hours. Not one of those questions have been answered. These are serious questions. We asked them serious questions of
how many bills are scrutinized, 10%, how much are ordinances, 40% of bills passed are ordinances. We asked these questions, they have not answered. The point we will also make is these are all optics. You mess up parliament, then you bring 8 ministers. We've seen this in Bengal. This dhamki doesn't work. Big 8 ministers. What happened 8 ministers? All puppies. The next day the Prime Minister, we asked the question. Yesterday we asked the question to the Prime Minister. Former Prime Minister Devi Gowda ji spoke in Parliament on the OBC Constitutional Amendment Bill and participated in the voting. Former Prime Minister Manmohan Singh ji didn't speak, but he participated in the voting. Where was the Prime Minister of India? Where was the Prime Minister of India? Why was he running away from Parliament? So, let me also tell you, if you're talking about action from the constitutional authorities who are responsible for running the House, the story is not what happened in the well. The story is who is responsible for what happened in the well, and we demand action against the Prime Minister and the ministers of this government for deliberately disrupting Parliament. By the way, let us come back to the issue which the learned former foreign minister and the former finance minister was asking. He has raised these very important issues today, Yashwantji has. Solid issues based on stats, based on statistics, based on inflation numbers, based on CPI numbers, based on international bad. These are the questions, and this note is going out to you. Based on jobs, unemployment, Bengal unemployment rate was the only place which came down. So this is our clear position on Parliament. This dhamki strategy, this optic strategy, I'm appealing to, I've already told them off the record, now I'm telling them on the record. We've spoken to all the opposition parties in the last 2 days. Congress, DMK, RJD, Shiv Sena, this is not about one-upmanship. We've spoken to all, and we've told them very nicely that, listen, don't be cowed down by this BJP. Those 8 ministers came, they are cowards, they won't come up again. You look at Trinamool Congress in the eye, we look at you twice in the eye, whether it be in Bengal or Tripura and Delhi. And again I challenge those 8 ministers. Again I challenge those Prime Ministers on behalf of Trinamool and other opposition parties who are doing it. Do you know those 8 questions were asked in different languages? Manoj Jha of the RJD asked the same 8 questions in Hindi. Shiv Sena put out those same 8-9 questions in Marathi. DMK is putting out the same 8 questions in Tamil. In Punjabi it's going out by another one of my colleagues. So we don't want to listen to any lectures from BJP on opposition unity. We do not believe any Rajya Sabha report. These guys can write the report, Shah and Modi and their cronies can write a report for ED, CBI, IT, anybody. What's at the Rajya Sabha report? Take it up and throw it out. Click on. This is the reality. Okay. Questions first on this economy. If you have a question on the economy first. Our first questions on the economy. This is what is so difficult to answer. You have a, yes, Pratidin Nandita. $80,000 crores. Approximately. जैसे एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं कि बंगाल को जीएसटी कॉम्पनसेशन जो मिलना था उसका अमाउंट था नहीं, जो लोन लिया भारत सरकार ने जीएसटी कॉम्पनसेशन देने के लिए, और बैक टू बैक वो लोन ट्रांसफर होना था टू द स्टेट्स,
तो उसमें जो कंपनसेशन अमाउंट था दैट वाज 1.1 लाख करोड़, 1.1 लाख करोड़। इसमें वेस्ट बंगाल को फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 जो बीत गया मार्च 31 को, उसमें टोटल जो मिला दैट वाज 8,789 8,000 और 8,790 कर लीजिए उसको, 8,790 करोड़, ठीक है। और जो नहीं मिला, ये मैं 1.1 लाख करोड़ ऑल इंडिया फिगर था। वेस्ट बंगाल को जो नहीं मिला दैट वाज 3,850 करोड़, 3,850 करोड़, ये उनको नहीं मिला। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोरो करके स्टेट्स को देना था, उसमें भी उन्होंने कटौती करी, जीएसटी कॉम्पनसेशन। That is only GST compensation. Please be aware that there is money also owed for the cyclone. There was no money paid to for COVID. Please also be aware that the state's share of the central schemes and the state-sponsored schemes, that has been changed. The overall percentages have been changed. Example, in one scheme, if it was 60% given by the center, 40% given by the state, that has been flipped around now. 40% given by the center, 60% given by the state. There's a whole list, we can give it to you. The total amount. You are saying West Bengal is not getting any money from the center on this cyclone and COVID. COVID, yes. And this is completely political. This is completely political. There is no other reason, because they tried to fight us in the election. They were annihilated. They were humiliated. They only had two campaigners on every poster. They had Mr. Modi and Mr. Shah. And they were put on their bike. They used to come there like daily passengers. They were put on their bike and they were sent back to Delhi. So now they will try different ways to deprive the people of Bengal. Banglar মানুষকে বঞ্চিত করবে, আর আগে করেছে আর করবে সেন্টার। কিন্তু তার জন্য আমাদের বয়ে গেছে। আমরা লড়ে যাব, শুধু বাংলায় লড়বো না, আমরা দিল্লিতে লড়ছি, আমরা ত্রিপুরাতে লড়ছি। On this, on economy, let's finish economy first, then we can do the second part. Economy, anything else? चलो। सर एक सवाल ये है सर, सीताराम येचुरी जी ने कहा कि हम नेशनल लेवल पे टीएमसी के साथ गठबंधन कर सकते हैं, लेकिन बंगाल और त्रिपुरा में नहीं। तो एक किस तरह की बातें हैं और ये Every political party is entitled to their own political strategy. Every political party, it's their democratic right to chalk out their long-term strategy and their short-term tactics. That is the political party's right. Identify yourself, please. नहीं आगे तो नहीं किया आपने। नेशनल लेवल पे कर सकते हैं। हाँ यशवंत जी, मेरा तो हिंदी फेल है ना। नहीं नहीं, अभी डायरेक्ट जी ने आपको बताया अंग्रेजी में कि हर पार्टी स्वतंत्र है अपनी रणनीति, चाहे वो दीर्घकालीन रणनीति हो या टैक्टिक्स जो शॉर्ट टर्म में होता है वो करने के लिए। तो येचुरी जी ने एक बयान दिया है अपनी पार्टी की तरफ से, वो बयान उनकी पार्टी का क्या स्टैंड होगा वो उन्होंने दिया है। आपका स्टैंड नहीं, उस पर अभी कोई ऑफिशियली हम लोग तो नहीं, पब्लिक। डायरेक्टर नीरज हूँ न्यूज 18 इंडिया से। आपकी पार्टी का जो मुखपत्र है जागो बांग्ला, उन्होंने कहा है कि अपोजिशन को डेफिनेट पॉलिसी के साथ, निश्चित नीति के साथ जाना चाहिए संसद के बाहर। संसद के अंदर तो जो है हम लोग देख चुके हैं। तो इस निश्चित नीति का मतलब क्या है? निश्चित नीति, कांग्रेस के अरे सुन लीजिए ना, ऑपोजिशन सब ठीक ठाक है, आप बीजेपी को पूछिए ना उनका नीति क्या है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री 3 बार क्यों बदल गया, कर्नाटक में क्या किया, 2 साल का एनिवर्सरी हुआ मुख्यमंत्री बदल गया, ये भी पूछिए।
मोदी शाह को कटआउट भेजिए ना पार्लियामेंट में। कोई ओलंपिक मेडल विनर, उनको तो कटआउट लिया और मेडल्स किया। आप पार्लियामेंट में विंटर सेशन में आप मत आइए, तो आप वहां भी कटआउट भेज दीजिए, मैं देखूंगा आपका कटआउट। क्यों डरता है इतना पार्लियामेंट से? क्यों डरता है इतना इंटरनेशनल सिक्योरिटी का डिस्कशन के? क्यों डरता है? हाँ, अभिषेक बनर्जी के ऊपर तो सब लगाया, ईडी, सीबीआई सब लगाया, पेगासस फोन सब लगाया, एकदम गुल्ला मिलके आ गया वापस। और बांग्ला में गुल्ला माने अच्छा होता है, वो रसगुल्ला मिलता है, वो भी नहीं मिला। आइडेंटिफाई मीनाक्षी भट्टाचार्य का सन्मान सर, इलेक्शन से पहले वहाँ पे बहुत सारे सेंट्रल प्रोजेक्ट अनाउंस किया गया था, जिसके बारे में अभी कोई खबर नहीं है। वो प्रोजेक्ट स्टैंड स्टिल है। क्या आप उनके लिए पैरवी करेंगे? नहीं, क्या पैरवी करेंगे? आप जानती हैं कि एक मैं उदाहरण देता हूँ बिहार का। मोदी जी ने लगाया था ना, बोली आपको याद है पब्लिक मीटिंग में, कितना दूं, 50,000 करोड़, 60,000 करोड़, 70,000 करोड़, और उसके बाद पता नहीं 1 करोड़, 1 लाख करोड़ से ऊपर का की बोली लगाई उन्होंने बिहार की चुनाव में। 1 पैसा नहीं दिया। तो उन्होंने जो घोषणा की है उसका कोई मतलब ही नहीं है। हम लोगों के बंगाल के विकास के लिए जो आवश्यक चीजें हैं वो हम लोग तय करके भारत सरकार से अपने हक दिलाए। बांग्ला, one second. No, please. राजीव चक्रवर्ती फ्रॉम न्यूज18 बांग्ला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि आज के दिन 14 अगस्त Listen, one second. We are doing a press conference here. Every day we do a press conference. My leader is in Calcutta, one press conference. वहां भी press conference, यहाँ भी press conference. ये सब जो मोदी ने ट्वीट किया, नहीं ट्वीट किया ना, आप एक काम कीजिए, हम्बल रिक्वेस्ट, आप उनका ट्वीट के बारे में आप उनसे पूछिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने और ट्वीट एक्सप्लेन करने, हमको इस बारे में कुछ नहीं बोलना है। चलिए। आई डू नॉट लिसन टू मी। तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी is our chairperson, Abhishek Banerjee is our general secretary. We communicate with the media. We answer questions with the media. Those who have a one-way communication, it's their responsibility to explain their statements. We don't have to be reactive to everything somebody says. I don't read any tweets till 1 o'clock in the afternoon. Okay, thank you. लेकिन आप लोगों को कोई आश्चर्य इसमें? एक मिनट सर आप लोगों को कोई मीडिया को इसमें कोई आश्चर्य नहीं होता है कि भारत के प्रधानमंत्री 7 साल से ऊपर देश के प्रधानमंत्री हैं और एक बार भी मीडिया को नहीं फेस किया, एक बार भी नहीं। और आप लोग भी खामोश बैठे हैं। और जो लोग मीडिया के उनके सामने गए, उनके बारे में मीडिया के दूसरे लोगों ने कहा कि पहले साष्टांग प्रणाम किया और उसके बाद कहा, हुजूर मालिक, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं ये सवाल पूछूं। We want to give a very clear message from Trinamool Congress. Today, reporters, correspondents, TV journalists, you are doing your job. We respect that and we appreciate that. But we want to tell the media owners today, if you are not reporting parliamentary democracy, the truth is what is going on. Media owners, we will name you, I have named in the past. You are complicit to this destruction of parliamentary democracy. It is not the journalists, the reporters, they are doing the job. We respect them. Media owners, you have to stand up. You are one of the pillars of this democracy. Don't hide. Don't be cowed down. Kuch spine dikhao. I'm making a simple point. Which paper? Identify yourself. Yeah. Sanjeev from UNI asked is very simple. I'm going to repeat. The onus of running parliament is with the government. It is your business to run parliament. What did you do in the farm laws? ये आंसर दीजिए हमको। किसान बिल जब जबरदस्ती आपने पास किया, क्यों पास किया? We warned you. We asked for voting. You did jabardasti. You passed the farm bill. You suspended 7 of us. We went outside. Now what are you saying on the farm bills? It is your responsibility. The responsibility of this disruption and this game plan is BJP's responsibility. They are destroying parliament, not opposition. This is Purima Joshi again from the Nollywood. I have a question. You were told by the
Yes. Ethics committee meeting and nothing to do with this. And by the way, what we discussed at ethics committee meeting cannot be discussed at a press conference. I told you now. Why don't those 8 ministers come? Come to the floor of parliament. No, come. We will put up 8 MPs from the opposition. Come. Talk to us about parliamentary democracy. You don't know any rules about parliamentary democracy? Your Prime Minister, Yashwantji, said hasn't had a press conference in 7 years. He hasn't answered a question on Rajya Sabha in 6 years. Is my figure wrong? Out of every 10 bills passed, earlier days, 1 or 2 was an ordinance. Now, 3.8 is an ordinance. Is our figure wrong? Only 11% of bills are scrutinized. I'll keep saying the same thing every day. Is my figure wrong? Only 11% are scrutinized by committees. Is my figure wrong? If you take away the constitutional amendment bill, average 10 minutes or 11 minutes per bill. Is my figure wrong? In 700 days, you have not appointed a deputy speaker in Lok Sabha. Is my figure wrong? Is my point wrong? After the constitutional amendment bill at OBC bill at 6 p.m. it finished, you brought the insurance bill at 5 past 6. Listen, it is important. Even though it's a Trinamool press conference, I want to quote 2 other senior MPs today from a Trinamool press conference. Mr. Sharad Pawar, 55 years, sir. I was talking to sir also yesterday. Yashwantji spent decades in parliament. You all know what Sharad Pawarji has said. Quote, in my 55 years of parliamentary democracy, I've been in parliament for 55 years, I have never seen the murder of democracy like this. हम लोग तो सब बच्चा है, 10 साल, 15 साल हम लोग MP. Sharad Pawarji 55 साल. Please see what Mr. P. Chidambaram said. He's been in parliament for decades. See what he has to say. And then you're getting 8 of your ministers. The 1 or 2 ministers who understood parliament, they've been packed off. I'm not mentioning names. Listen, we will tell you next week as journalists one thing which I want to admit. We should not be surprised by this. कोई सरप्राइज होने के क्यों? सर सरप्राइज का हिंदी क्या होता है? आश्चर्यचकित नहीं होना। आश्चर्यचकित नहीं होना। हैरान। यहाँ हैरान हमको तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप 8 साल का गुजरात असेंबली का। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।